कहू बाहुबल गोपाल, चलो पढ़े। हाँ, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, राधे राधे। रूबी, प्रकाश, नगमा, राहुल, पूजा, शुभम, प्रियांशु, एमडी, बहुत बहुत स्वागत है। पूजा, शोभा, मोनू, इनू, मुकेश, खुशबू, राजीव, आशुतोष, श्वेता, निशा, अंकुर, गोलू, बस खत्म। हेलो रिजवाना, हेलो अविनाश, हेलो श्रुति, हेलो अजय, हेलो नीतू, बहुत बहुत स्वागत है। हेलो सोनाली, हेलो अजय, हेलो राजीव, हेलो क्या नाम है इनका, कैलाश जी, बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल रितेश, बहुत बहुत स्वागत है। रितिका आपका भी, नगमा आपका भी। बस खत्म। 50 रुपये में इतना ही मिलता है, इससे ज़्यादा नहीं बोलेंगे, ठीक है। हाँ, आज सुबह से ना हमको बहुत तेज सर्दी सर्दी सी लग रही है और तबीयत थोड़ी डाउन सी है हमारी, तो थोड़ा हमको लग रहा है कि आज कुछ ना करें। जीवन में एकदम शांति छाई पड़ी है, मतलब कोई एक्साइटमेंट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। लग रहा है कि अब शांति से कहीं पे जाके लुढ़क जाना चाहिए, है ना। तो फिर भी हमें अगस्त मंथ कंप्लीट करना है आज कैसे भी करके, बिकॉज अपने पास बहुत कम समय है। हमें इसमें जल्दी जल्दी कार्रवाई करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर गए काम से। राधे राधे। ओके, तो कल हम कहाँ थे, जल्दी से बताओ, बिना देखे क्वेश्चन बताओ, है ना। इसकी शुरुआत हमने की थी और ये बड़े दुष्ट टाइप के हैं, बताओ भला। कहाँ पे थे, रिवीजन करा दें, चलो ठीक है, जैसी अनुमति आपकी। लो 2 मिनट रुक जाओ, फिर शुरू करते हैं। तो नया बैग लेना पड़ेगा। आदि अनंत शिव, कोनो काम नहीं इनको। पीपीटी चेंजर कहाँ है यार। चलो पढ़ना शुरू करते हैं। अगस्त मंथ है, अगस्त मंथ में कल हमने कहाँ तक पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था, पहला क्वेश्चन ये है कि उद्योग रत्न पुरस्कार किसे मिला है। कोई बात नहीं, कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, है ना। तो उद्योग रत्न पुरस्कार रतन टाटा जी को मिला था, याद ही होगा, है ना। रतन टाटा जी क्यों मिलता है, क्योंकि वो उद्योग को बढ़ावा दिए महाराष्ट्र में, ठीक है। हाँ जी। दूसरा क्वेश्चन आपका कि दक्षिण एशिया का पहला प्रजातीय अस्तित्व केंद्र कहाँ पर ओपन हुआ है। तो दक्षिण एशिया क्षेत्र का प्रजातीय अस्तित्व केंद्र कहाँ पे ओपन हुआ है। चाइना में ओपन करेंगे नहीं, कहे कि ये लोग खुद ही प्रजाति क्या है अस्तित्व में आएगी, ये लोग उसको मार के खा जाएंगे, है ना, तल लेंगे ऐसे ऐसे करके, तो ओपन कर नहीं सकते हैं। उसके बाद बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश बेच खाएंगे उसको, यहाँ पे कर नहीं सकते हैं। भूटान की बात करें तो भूटान वाले खाएंगे ही नहीं, कि हमको मतलब ही नहीं है ना। रहा बचा बेचारा हमारा भारत, ठीक है, बचा हमारा भारत। तो भारत में बायोडायवर्सिटी भी अच्छी है, भूभाग भी अच्छा है, सारी चीजें हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, हमारा भारत, ठीक है। आगे देखो, अगला क्वेश्चन आपका कि वेस्टर्न लेन ये उपन्यास किसने लिखी है। तो वेस्टर्न लेन लिखी है आपके चेतना मारू ने, और चेतना मारू
इनकी पुरस्कार सॉरी इनका जो बुक है उपन्यास वेस्टर्न लेन, इसे नॉमिनेट किया गया था आपके क्या कहते हैं इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार में। नहीं, बुकर पुरस्कार के लिए। और लेकिन बुकर पुरस्कार मिला किसको? तो पॉल लिंच को, ठीक है? पैगंबर सॉन्ग परफेक्ट सॉन्ग के लिए, ठीक है? हाँ जी, ध्यान रखना। तो ये आपकी वेस्टर्न लेन चेतना मारू। आगे देखो, इसमें कि मानकुराद आम को जीआई टैग मिला। तो मानकुराद का आम जो कहाँ का है? तो मानकुराद आम संबंधित है आपके गोवा से। बताए थे ना, इतना लाल टप का एकदम ड्रिंक बना देते हैं, पिला देते हैं, तो बस वही आपका गोवा, ठीक है? हाँ जी, आगे देखो। अगला क्वेश्चन आपका कि विश्व की सबसे बड़ी पवन टरबाइन निम्नलिखित में से किसके द्वारा सक्रिय की गई है? हाँ, गोवा वाले बीच में, बिल्कुल। तो विश्व की सबसे बड़ी पवन टरबाइन कहाँ पे ओपन की गई है? तो ये कहाँ पे ओपन हुई है? चाइना वाबा में। चाइना वाबा कहते हैं ना, जिएंगे न जीने देंगे, ना कुछ किए न करने देंगे। और एक नहीं आता है सन ऑफ सत्यमूर्ति 3, तो जीने नहीं दूंगा पार्ट 3, तो यही आपके चाइना वाबा, ठीक है? हाँ, आगे चलो। अगला क्वेश्चन आपका कि हाल ही में यूनेस्को ने वेनिस को विरासत खतरे की सूची में जोड़ने की घोषणा की है। वेनिस किस देश में है? तो लगातार जो एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है ना, उसके कारण लगातार दिक्कत झेलनी पड़ रही है। तो क्लाइमेट चेंज के कारण एसिड रेन हो रहा है, एसिड रेन के कारण आप देख रहे हैं कि हमारा जो ताजमहल है, उस पे भी दिक्कत आ रही है ना? उसका रंग पीला पड़ता जा रहा है, धीरे-धीरे चट्टानों में क्रैक आ रही है, तो बड़ी समस्या वाली बात है। ऐसे ही कुछ इटली में भी हो रहा है ना? तो ये कहाँ पे है? आपकी इटली में, ठीक है? इटली में। तो वेनिस आपके यूनेस्को के विश्व विरासत खतरे की सूची में ऐड किया गया है। कहाँ पे है? तो आपकी इटली में। बहुत पुरानी सिटी है, बहुत पुरानी, है ना? बहुत पुरानी, सदियों पुरानी। एक समय की बात है ये वाली। आगे चलो, वन्स अपॉन अ टाइम। तो 10वां क्वेश्चन आपका ओशियन शील्ड 2023 नामक सैन्याभ्यास का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो ओशियन शील्ड नामक सैन्याभ्यास ये रशिया, भारत और क्या कहते हैं अभ्यास किसके द्वारा शुरू किया गया है? ओके, रशिया के द्वारा शुरू किया गया है। अगर इसकी बात की जाए तो रूस के द्वारा इसकी शुरुआत हुई है, बैलिस्टिक सागर में शुरू किया गया है। इस युद्धाभ्यास में नाटो और यूक्रेन, ठीक है? नाटो और यूक्रेन को लेकर के पहले से ही बढ़त तनाव के बीच देखी गई है। अरे, जो रशिया यूक्रेन वॉर नहीं था, रूस और यूक्रेन वॉर था, तो रूस और यूक्रेन के वॉर में यूक्रेन को सपोर्ट करा था आपका नाटो, ठीक है? नाटो, और नाटो के मेजर सदस्य देश हैं आपके अमेरिका और ब्रिटेन, ठीक है? अमेरिका और ब्रिटेन, ये 2 महाशक्ति ऐसी है जो कि खुल करके सपोर्ट कर रही थी कि हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन यूक्रेन नाटो का सदस्य देश नहीं था, जिस कारण से अपनी सेना यहाँ तक नहीं पहुँचा पा रहे थे। नहीं तो ये डायरेक्ट भिड़ंत ले लेते रशिया से। तो रशिया का डर भी था, मतलब यहाँ पे प्रकोप भी देखने मिल रहा था और ये पीछे से सपोर्ट भी कर रहे थे। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये सारी अगुवाई है जो कि आयोजित की गई थी, ठीक है? बैलिस्टिक सागर में, तो उसको ध्यान रखना। तो ओशियन शील्ड 2023 मिलिट्री एक्सरसाइज है, भारत और रशिया के बीच में हुई है। इसके अलावा भारत और रशिया के बीच में एक और मिलिट्री एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है इंद्र, ठीक है? इंद्र, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है? इंद्र ध्यान रखिएगा। तो ये रहा आपका बैलिस्टिक बाल्टिक सागर, बैलिस्टिक बोल रही हूँ, बाल्टिक सागर, इसमें स्थायी गतिविधियां देखने मिली हैं। मत ध्यान देना, इतना नहीं पूछेगा। रशिया वाले क्वेश्चन को तो और नहीं पूछेगा, क्योंकि रशिया को ओलंपिक में बैन कर दिया गया है ना? जब तक रशिया अपने काम को ठीक से नहीं कर लेता, तब तक वो किसी भी खेल प्रतियोगिता में शामिल नहीं होगा, ये सीधे-सीधे बोला गया है। इसके अलावा रशिया को बहुत सारे इवेंट से भी बाहर कर दिया गया है, क्योंकि वो अपनी तानाशाही कर रहा था, ऐसे करके। मैम, कल की वाईटी की पीडीएफ आप नहीं दिए। अच्छा, वो मैं बोल के पिन करवा दूँगी, पीडीएफ मैंने बना ली है ना? पिन करवा दूँगी। आज दोपहर तक वो पिन हो जाएगी। क्लास शुरू होने से पहले कल की क्लास की पीडीएफ आपको पिन करके मिल जाएगी। है ना? हाँ, आगे देखो। अगला क्वेश्चन आपका कि ब्रिक्स समूह में कितने नए सदस्यों को शामिल किया गया है? तो देखो, अगर ब्रिक्स की बात करें, ठीक है? ये आपका ब्रिक्स है। तो ब्रिक्स में 5 देश पहले से हैं। 1, 2, 3, 4, 5। इसमें है आपका ब्राज़ील, ठीक है? ये आपका ब्राज़ील है, ये आपका रूस है, ये आपका भारत है हमारा, मतलब कि इंडिया जिसे पहले कहते थे। इसके बाद ये आपका चाइना है और इसके बाद हमारा ये साउथ अफ्रीका है, ठीक है? साउथ अफ्रीका है। इसके अलावा यहाँ पे एक छोटी चीज़ ध्यान रखिएगा कि भारत को अब हम इंटरनेशनल लेवल पे भी भारत ही कह रहे हैं, है ना? यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ भारत और प्रधानमंत्री ऑफ भारत यही चल रहा है, ठीक है? तो ये भारत को ध्यान रखें। इसके अलावा अभी क्या हुआ कि जो 15वीं बैठक थी ब्रिक्स की, ठीक है? 15वीं बैठक थी ब्रिक्स की, कहाँ पे हुई है? साउथ अफ्रीका में,
ठीक है, साउथ अफ्रीका में। तो साउथ अफ्रीका के 5 दोस्त थे, ठीक है, 5 दोस्त थे। तो जैसे नहीं हम लोग गली मोहल्ले में खेलते हैं तो अपना-अपना अलग गुट रहता है, तो आप किसी दूसरे मोहल्ले के हैं, तो जब आप आए, हमने गुट में शामिल कर लिया। तो ऐसे ही कुछ हुआ था, पहले ब्रिक्स को हम ब्रिक कहते थे, ठीक है, ब्रिक कहते थे। फिर 2010 में, ठीक है, 2010 में 2010 में 2009 में, आई थिंक 2009 में, है ना, 2009 में ब्रिक्स को शामिल किया गया था और पहली बैठक आपके साउथ अफ्रीका की सही 2010 में हुई थी ब्रिक्स की। तो पहले हमने साउथ अफ्रीका को शामिल किया और 15वीं बैठक साउथ अफ्रीका में हो रही है। तो साउथ अफ्रीका का कहना है कि मेरे 5 देश और हैं, है ना? मतलब मेरे साथ 5 देश और हैं जो कि आपसे मिलना चाहते हैं, आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। तो अब पहले 6 थे लेकिन 5 ही जुड़ पाए हैं, एक ने मना कर दिया था। तो अब टोटल अब ये 5 हो गए, अब इनकी सदस्यता कितनी हो गई इन 5 के मिलने के बाद? तो 10 हो चुकी है। तो 16वीं बैठक जब रशिया में हुई, ठीक है, रशिया में हुई, तो रशिया ने मंजूरी दे दी कि हाँ ठीक है बुला लो, है ना? ठीक है बुला लो, हमारी इमेज पहले से डाउन चल रही है, तुम्हारे बीच भी दुश्मनी हो जाएगी किस काम की? तो 5 देश हम हैं, 5 देश ये मिल जाएँगे, 10 देश हो गए, बात खत्म। ठीक है ना? हाँ, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है? हाँ जी। तो ये 5 देश कौन-कौन से हैं जो शामिल हुए हैं अभी ब्रिक्स में? तो इनमें आपका ईरान है, संयुक्त अरब अमीरात है, सऊदी अरब है, इथियोपिया है और मिस्र है, ठीक है? इथियोपिया और मिस्र है। इन देशों के नाम ध्यान रखिएगा, ठीक है? इन देशों के नाम ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ब्रिक्स की स्थापना की बात करें तो 16 जून 2009 को इसकी स्थापना हुई थी। तब कन्फर्म है कि साउथ अफ्रीका 2010 में जुड़ा है, ठीक है? 2010 में साउथ अफ्रीका जुड़ा है, ध्यान रखिएगा। और पहली बैठक की अध्यक्षता आपके साउथ अफ्रीका के अंतर्गत ही की गई थी, साउथ अफ्रीका उसमें था, ठीक है? हाँ जी। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, इथियोपिया और मिस्र अब ब्रिक्स के सदस्य देशों में शामिल है। टोटल संख्या अब 10 हो चुकी है। किसने मना किया था? तो अर्जेंटीना पहले बोला था हम भी जुड़ेंगे, लेकिन बाद में इसने मना कर दिया था कि मैंने नहीं आना, तुम ही लोग खेलो, ठीक है? हाँ, आज ट्विटर कैंपेन है। यार एक तो ये वैकेंसी देते नहीं हैं, ऊपर से अगर वैकेंसी आती भी तो ऐसा देते हैं जैसे ऊँट के मुँह में जीरा। मतलब पता नहीं करना क्या चाहती है गवर्नमेंट। हाँ, ठीक है मानते हैं कि आप चाहते हैं कि सेल्फ एम्प्लॉयड हो, मतलब सेल्फ कुछ करना शुरू करो। लेकिन ये कोई बात नहीं होती यार, गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए बच्चा वेट करता है। सबके पास ऐसा दिमाग नहीं होता कि वो बिज़नेस कर सके। और अगर बच्चा बिज़नेस में उतरना भी चाहता है, तो तुम उसके ऊपर इतना लोड दे देते हो कि या तो वो कमा ही ले तो घर चला ले, है ना? तो ये भी बड़ी समस्या वाली बात है। एक गुजराती दिमाग होने का बड़ा गलत इम्पैक्ट है, पता है? मतलब मुझे बोलना नहीं चाहिए लेकिन ऐसी हैं चीज़ें। उनको लगता है कि जैसे गुजरात में सारा रोज़गार होता है, सारे रोज़गार मतलब गुजरात के लोग ना सरकारी नौकरी बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। उनके लिए सरकारी नौकरी मतलब कुछ नहीं होती है, ये कहते हैं, सही बात। तो यहाँ पे होता क्या है कि वहाँ पे बच्चा-बच्चा, पैदाइशी बच्चा अपने घर के रोज़गार को ही आगे बढ़ाने का सोचता है। उनका खानदानी बिज़नेस होता है, उसी में लग कर के काम करता है। करोड़ों लाखों कमाते हैं अलग की बात है, लेकिन तुम्हारे खून में है वो, है ना? बाकी दुनिया का क्या? भारत के बाहर भी तो लोग रहते हैं। बीजेपी सरकार तो नहीं जाएगी लेकिन लेकिन दिक्कत है ना? दिक्कत है। सबका एक जैसा दिमाग नहीं होता है। आपको सरकारी नौकरियों में पोस्ट तो ऐसी है नहीं कि खाली रहेगी, है ना? हर टाइम पे आप चुन के भर दोगे। आपको कहीं न कहीं पेपर एग्ज़ाम कराने चाहिए और एग्ज़ाम कराने के लिए वैकेंसी भी निकालनी चाहिए। ऐसी नहीं है कि वैकेंसी है नहीं, वैकेंसी आप उतनी दे ही नहीं रहे हो। कार्यकाल बढ़ा दे रहे हो लेकिन वैकेंसी नहीं दे रहे हो, तो ये गलत बात है। अच्छा ब्रिक्स में देखो ये है क्या जैसे ब्रिक्स में 5 देश है ना, ब्रिक्स में 5 देश हैं, आपके ब्राज़ील, रशिया इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो ये 5 देश मिल कर के एक-दूसरे की इकोनॉमी को सपोर्ट करते हैं, एक-दूसरे के साथ ट्रेड को बढ़ावा देते हैं। इससे होता क्या है कि एक-दूसरे के देश को ग्रोथ करने में हेल्प मिल जाती है ना? और कहीं न कहीं अगर साउथ एशिया का रीजन देखेंगे, तो यही मतलब कि साउथ एशिया के रीजन में ये 3 सॉरी ये 4 और अफ्रीकन कंट्री को अगर हम ऐड कर लें, तो एक बड़ा समुदाय है जो कि इसके अंतर्गत जुड़ता है ना? अगर साउथ अफ्रीका और इंडिया की अगर बात की जाए, तो इनके पास पॉपुलेशन भी अच्छी है, इनके पास लैंड भी अच्छा है, इनके पास आपके रोज़गार विकसित करने के क्षेत्र भी बहुत अच्छे हैं। तो जिस कारण से ये आपस में मिलकर के काम करते हैं, ठीक है? और कुछ नहीं। किसी भी समिट का एक ही उद्देश्य होता है कि उसके जो भी अ, सदस्य देश हैं, उन देशों के बीच में हम ट्रेड, पर्यटन और
पहला होता है ट्रेड को बढ़ावा देना, पर्यटन को बढ़ावा मतलब टूरिज़्म को बढ़ावा देना। उसके बाद जो इंडस्ट्रियल पर्पज़ होता है, इंडस्ट्रियल पर्पज़ मतलब कि उनकी जो कोई भी बड़ी कंपनी है, जैसे अभी हम अमेरिका गए थे, तो अमेरिका में हमने टेस्ला से बात की, है ना? टेस्ला से बात की मतलब कि एलन मस्क से बात की, तो एलन मस्क का कहना है कि 2024 के मिड में हम अपनी टेस्ला कंपनी भारत में खोलेंगे। तो कोई भी बड़ी कंपनी अगर आकर के किसी देश में स्थापित होती है दूसरे देश में, तो कहीं न कहीं कंपनी का जो फ़ॉर्मेशन होगा, है ना? क्योंकि नई बिल्डिंगें बनेगी, तो पहले तो मज़दूरी मिली, है ना? मज़दूरों को रोज़गार मिला, उसके बाद फिर वहाँ पे एम्प्लॉयी भरे जाएँगे कि भारत के भी एम्प्लॉयी यहाँ पे काम करें। भाई स्थानीय लोकल लैंग्वेज को तो वही देखेंगे ना, वो लोगों को वही हैंडल करेंगे, तो उनकी उनकी मतलब उनको अपॉइंट किया जाएगा, फिर वहाँ पे काम चलाना शुरू करेंगे। तो ये इससे ना इकॉनमी में हेल्प मिलती है, ये होता है। कब गई थी अमेरिका? अरे हम नहीं गए थे अमेरिका, इतनी अच्छी किस्मत नहीं हमारी। एकदम जब पैदा हुए थे ना, तो भगवान हमारी किस्मत को मटके में बंद करके तो फेंक के मारे थे। समुद्र में कहीं घूम गई है। तो धूल खिलानी पड़ेगी किस्मत को, ठीक है? हाँ, तो इस ये काम करते हैं, सिंपल सी बात, है ना? आगे चलो। अ, हो गया पार्टी-पार्टी मत खेलो, हम हमसे इस मुद्दे में बात मत करो, आगे चलो। अगला क्वेश्चन आता सॉरी अगला क्वेश्चन आपका आदि पेरुक्कू नामक सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? हाँ, ट्विटर में सबको भाग लेना है। अगर आपके पास ट्विटर है, तो ज़रूर वहाँ जा कर के आप अपने जो कमेंट है वो करिएगा, है ना? बिल्कुल। तो आदि पेरुक्कू सांस्कृतिक महोत्सव इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो हुआ है आपके तमिलनाडु में। तमिलनाडु में और कौन-कौन सा होता है? तो आपका पोंगल, ठीक है? आपका पोंगल यही होता है। इसके अलावा एक होता है आपका जल्लीकट्टू, ठीक है? जल्लीकट्टू। जल्लीकट्टू की सबसे बड़ी विशेषता बताएँ? यहाँ पे ना जो यहाँ के जैसे जो कारीगर होते हैं, नाव बनाते हैं जो, तो साल भर नाव बनाने का काम करते हैं। हाथों से जो छेनी हथौड़ी होती है ना, तो हाथों से पूरी लकड़ी का पूरा नाव होता है उसमें हाथों से ही ऐसे-ऐसे करके, टोक करके निशान या फिर डिज़ाइन बनाते हैं, वो बड़ी सुंदर नाव होती हैं ये, ठीक है? तो इसको ध्यान रखिएगा। आपका जल्लीकट्टू भी तमिलनाडु में होता है, बल्कि आपका ओणम कहाँ होता है? तो ओणम आपका आंध्र प्रदेश, कर्नाटका साइड, वहाँ ओणम होता है, ठीक है? और काला घोड़ा महोत्सव की बात करें, आपके महाराष्ट्र में होता है। छत्तीसगढ़ की बात करें, तो छत्तीसगढ़ में आपका छऊ एक महोत्सव भी है, वहाँ का फ़ोक डांस भी है। गुजरात में अगर बात की जाए, तो गुजरात में अभी गुजरात वाइब्रेंट शो हुआ था, वो भी ध्यान रखिएगा। आगे चलो। अगला क्वेश्चन आपका वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप आर्चरी का मतलब तीरंदाजी होता है ना? मतलब जो तीर कमान लिए नहीं फेंकते हैं मतलब घूमते हैं। जैसे हमारे भगवान श्री राम की बात करें तो उनके पास तीर कमान थी, बस वही। तो उसे उस प्रतियोगिता को हम आर्चरी चैंपियनशिप कहते हैं। तो वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कौन-सा स्थान जीता है? पदक जीता है ना? गोल्ड मेडल, बहुत बढ़िया। तो ये जीता हमारे भारत ने गोल्ड मेडल, ठीक है? गोल्ड मेडल। वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप में हमारे भारत की ये 3 महिला खिलाड़ी हैं। पहले की बात करें तो ज्योति सुरेखा, ठीक है? ज्योति सुरेखा वेन्नम ये पहली हैं, आपके परनीत कौर दूसरी हैं और अदिति गोपीचंद्र तीसरी महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने इस पूरे इवेंट में बेहतरीन प्रदर्शन किया और भारत को गोल्ड मेडल जिताया है, ठीक है? जिताया है, तो ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आपके बर्लिन में पूरी प्रतियोगिता हुई थी जिसमें भारत ने मतलब कि वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप में 9 रजत पदक जीते हैं, 2 कांस्य पदक जीते हैं और टोटल पदकों की संख्या यहाँ पर 11 बताई गई है, ठीक है? लेकिन सिर्फ आपको इतना ही ध्यान रखना है कि वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप में भारत ने स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है? और 3 महिला खिलाड़ियों का नाम क्योंकि अभी वो आगे पूछी जाएँगी आपसे और। अगला देखो, अगला क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से अभी किसे हाल ही में नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है? यहाँ पे है क्या कि हम लोग के ना बगल में एक हमें मौसी लगेंगी क्योंकि हमारी जो पूरी बेसिक एजुकेशन है ना वो मम्मी के घर में हुई है। मम्मी-पापा हमारे बड़े घुमक्कड़ टाइप के थे, तो वो घूमते रहते थे। कहीं हरिद्वार है, कहीं कहीं है, कहीं कहीं है। दुनिया का कोनो कोना नहीं है जो ना घूमे हों। तो वो घूमते रहते थे। तो हमारी मौसियाँ करीबन मम्मी 6 मौसियाँ हैं, मम्मी 6 बहनें हैं, तो मम्मी हमारी निकल ली। उसके बाद ये जो 5 बची रहती थी वो हमको आराम से खिलाना-पिलाना, ड्रेस पहनाना, स्कूल भेजना, हमारी पूरी ज़िम्मेदारी। मतलब मैंने अपनी मम्मी को इतना करते हुए देखा ही नहीं जितनी मेरी मौसियों ने किया मेरे। तो हमारी ना एक मौसी लगेंगी परिवार में। तो ये तीरंदाजी की जो प्रतियोगिता थी वो उस टाइम बड़ी ट्रेंड करती थी। तो एक लड़के ने तीर कमान उठाया और ऐसे करके बिना मतलब का उसे फेंक दिया। अब वहाँ पे एक मौसी बैठी थी, वो पहले ऐसे बैठी थी, फिर ऐसे कर लीं।
मतलब देखने के लिए ऐसे की, तो उनकी आँख में जा घुस गई और उनकी आँख फूट गई थी। गरिमा, अब सारे लेक्चर अपलोडेड हैं, पहले से ही अपलोडेड हैं, है ना? है ना? सारे लेक्चर अपलोडेड हैं। अरे बहुत पहले की बात है, बहुत बुचंटे-बुचंटे से थे हम लोग। तो उनकी आँख फूट गई थी, मतलब एक आँख पूरी चली ही गई। फिर बाद में काँच की आँख या फिर कुछ भी ऐसा किया गया, लेकिन दिक्कत तो थी उनको, है ना? उसके कारण उनकी शादी वगैरह में बहुत दिक्कत आई थी। अब वो टीचर हैं, सरकारी टीचर हैं। शादी तो हो गई, बट अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहती वो, दिक्कत है थोड़ी-सी। लेकिन एक ही छोटा-सा रीज़न और कितना बड़ा कारण बन गया बताओ। पूरी लाइफ़ ऐसे एक तरीके से तबाह हो गई उनकी, है ना? लड़कों में दोष हो तो चलता है, लड़कियों में दोष आ जाए तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाती है। छोड़ो। तो निम्नलिखित में से अभी हाल ही में नवरत्न कंपनी का दर्जा किसे दिया गया है? तो नवरत्न कंपनी बनी आपकी ओएनजीसी, ठीक है? ओएनजीसी विदेश लिमिटेड। ओएनजीसी ये ऑयल एंड नेचुरल गैस प्रोड्यूस करने वाली कंपनी है और नवरत्न कंपनी 3 प्रकार की कंपनियाँ हमारे भारत में हैं। एक होती है महारत्न, ठीक है? एक होती है महारत्न, एक होती है नवरत्न, ठीक है? नवरत्न और एक होती है आपकी मिनी रत्न, ठीक है? मिनी रत्न। और ये जितनी भी कंपनियाँ हैं हमारे भारत में, उनको जब वो पैसे ज़्यादा कमाना शुरू करती हैं, तो उनकी नेट वर्थ के हिसाब से उनको नेट वर्थ के हिसाब से आपके मिनीरत्न, महारत्न और नवरत्न कंपनियाँ घोषित किया जाता है, ठीक है? अब जैसे महारत्न की बात करें, तो इसके लिए एक मापदंड होता है कि जो भी कंपनियाँ हैं, महारत्न कंपनी की सूची में है, उनका जो टर्नओवर है, 1 साल का पूरा टर्नओवर है, ये 5,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है? तभी वो महारत्न कंपनी के अंतर्गत कंसीडर होंगी। तो ये उनकी नेट वर्थ के हिसाब से उन्हें क्राइटेरिया की लिस्ट में शामिल किया जाता है। तो ये आपकी ओएनजीसी लिमिटेड है, ठीक है? ओएनजीसी लिमिटेड अभी ये नवरत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त की है। इससे नीचे एक कंपनी होगी मिनी रत्न कंपनी। तो पहले ओएनजीसी मिनी रत्न कंपनी थी। अब ये नवरत्न कंपनी बन चुकी है ना? ये ध्यान रखिएगा। आगे चलो। तो यहाँ पर बताया गया है 2023 के दौरान जो ओएनजीसी का टर्नओवर है, ये 11,676 करोड़ और नेट प्रॉफिट 1,700 करोड़ रुपए है, ठीक है? हाँ, यही कारण है ये 1,700 करोड़ रुपए का, जिस कारण से ये जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट का मतलब होता है कि आपने टोटल जो कमाया है, टोटल कमाने के बाद जैसे मान लो कि आपकी एक दुकान है, आपकी दुकान में आपने 1 महीने में छोटा अमाउंट लेते हैं, 1,000 रुपए कमाए, ठीक है? 1,000 रुपए कमाए, ज़्यादा ही कमाओगे, लेकिन फिर भी 1,000 रुपए कमाए। उस 1,000 में आपके दुकान में जो भी सामान खत्म हुए हैं, वो सामान भी लाना है, मतलब उसके लिए पैसे अलग करेंगे। आपकी दुकान में अगर कोई क्या कहते हैं, आपने किसी इंसान को लगा रखा है आपकी हेल्प के लिए, उसको सैलरी भी देनी है, वो आपका जो एक्स्ट्रा खर्च है दुकान तक आने-जाने का, वो सारी चीज़ें चाय-पानी जो करते हैं, उन चीज़ों को हटा करके जो प्योर प्रॉफिट आता है ना, प्योर प्रॉफिट कि हाँ, इतना बेचा और इतना ये शुद्ध लाभ है। तो ये शुद्ध लाभ के अंतर्गत इसको रखा जाता है, ठीक है? हाँ जी, इसी के अंतर्गत कमाई वो होती है। हाँ यार, बहुत ज़्यादा करंट अफ़ेयर हो गया ना, ज़्यादा वो होगा ना तो एक दिन खत्म कर देंगे। हाँ, नहीं तो पीडीएफ डाल देंगे, आप लोग एक बार रीड कर लेना, ठीक है? हाँ, ज़्यादा दिक्कत होगी तो। और स्टैटिक शुरू करते हैं, बहुत बोर हो चुके हैं पढ़ते-पढ़ते करंट अफ़ेयर, कितना पढ़ेंगे? आगे देखो, इसमें है कि एक सीज़न में 2 टाइटल जीतने वाली दुनिया की पहली तीरंदाज कौन है? तो दुनिया की पहली तीरंदाज हैं आपकी क्या नाम है इनका? ज्योति सुरेखा वेन्नम, ठीक है? यहाँ पे है क्या? नहीं यार, अदिति स्वामी हैं, ज्योति सुरेखा वेन्नम नहीं है। अभी ना हमने पीछे क्वेश्चन पढ़ा था वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप का, जिसमें 3 महिलाएँ थी, एक अदिति थी, एक आपकी ज्योति थी और एक और महिला खिलाड़ी थी, है ना? तो उनमें से अदिति स्वामी एकमात्र महिला खिलाड़ी बनी हैं जिन्होंने एक ही सीज़न में, जैसे वर्ल्ड कप का इवेंट होता है ना, तो जैसे क्रिकेट वर्ल्ड कप है तो साल में 1 बार होता है, लेकिन ये तीरंदाजी, बैडमिंटन चैंपियनशिप की वगैरह की प्रतियोगिता साल भर में 2 बार आयोजित होती हैं। तो दोनों ही इवेंट में इन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया था। तो अदिति स्वामी, ठीक है? अदिति स्वामी
ये तीरंदाजी टाइटल एक ही सीजन में 2 बार तीरंदाजी टाइटल जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी हैं, ठीक है। इनका नाम ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है ये। अगला देखो, तो 2 टाइटल इन्होंने जीता है, 17 वर्ष की हैं, तीरंदाजी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची थी। परनीत कौर, ज्योति सुरेखा वेन्नम और अदिति स्वामी, ये 3 महिलाओं ने पहली बार विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल किया था, ठीक है। आगे देखो, इसमें कि हुन मुनेट को हाल ही में किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो हुन मुनेट कहाँ के नए प्रधानमंत्री बने हैं? होगा, सब होगा। देखो, मुझे भी आगे चल के कुछ करना है ऐसा, तो जहां तक मेरा मानना है कि आप अगर कोई भी काम कर रहे हो, ठीक है, अगर आप बिजनेस में कोई भी काम कर रहे हो तो उसके 2 ही सिद्धांत होते हैं। पहला सिद्धांत, अगर आपकी दुकान है तो आप अपनी तरफ से क्या बेहतर कर सकते हो, है ना, कस्टमर के लिए, वो आप देख लो। क्योंकि अगर कस्टमर खुश है आपसे, आपके सामान से, और ईमानदारी से आप अपना काम कर रहे हैं, तो उसका उसका जो क्या कहते हैं इम्पैक्ट है आपके दुकान की सेल में पड़ता है, ठीक है। दूसरा, जो मेंटेनेंस होती है ना, मेंटेनेंस का मतलब है कि आपका जो दुकान है वो डेली ओपन होना चाहिए। टाइम की हमेशा वैल्यू होती है। जैसे कि अगर दुकान 10 बजे ओपन होना है तो 10 बजे ओपन होना चाहिए। कई बार हमें जो जैसे स्कूल वगैरह में होते हैं, टीचर बहुत समझाते हैं, मार भी देते हैं कि तुम लोग इतने बजे स्कूल नहीं आते हो, इतने बजे ये नहीं करते हो, इतने बजे वो नहीं करते हो। टाइम हमेशा वैल्यू करता है ना? तो आपके टाइम की वैल्यू परफेक्शन के साथ होनी चाहिए। अगर आप जीवन में 2 चीज़ें फॉलो करते हैं, तो आप कोई भी बिज़नेस कर रहे हो, आपको ग्रोथ मिलेगी। तो पहली है ईमानदारी, दूसरी है टाइम का सेक्शन, और फिर अगर बाकी चीज़ें, कस्टमर खुश रहे, ये सब कुछ जो भी एक्स्ट्रा होता है वो। हाँ, बस यही करें हम, पढ़ाएँ ना, करंट पे पढ़ो, बिज़नेस पढ़ेंगे। हमको एबीसीडी आती नहीं बिज़नेस की, बिज़नेस पढ़ेंगे। ठीक है? हाँ। बाकी फिशरीज़ वगैरह का अच्छा एक मार्केट है ना? पूरा चलता है वो। अगर आप करना चाहते हैं तो कर लो, लेकिन उसके लिए पहले सीख लो। क्योंकि जब भी आप बिज़नेस शुरू करते हो तो स्टार्टिंग के जो 2 साल होते हैं वो सिर्फ़ लॉस में जा रहे होते हैं, या तो नो प्रॉफ़िट नो लॉस पे होता है। मुकेश अंबानी ने भी जब शुरुआत की थी तो उसको 1-2 साल, 3 साल, 4 साल खड़े होने में टाइम लगा था। वो तुरंत ही मुकेश अंबानी नहीं बना था। तो पहले अगर बिज़नेस शुरू करना है तो मेंटली प्रिपेयर रहना कि पहले नुकसान झेलना पड़ेगा, उसके बाद फ़ायदा मिलेगा, है ना? तो किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये बने हैं आपके कंबोडिया के, ठीक है? कंबोडिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो सिर्फ़ इनका नाम ध्यान रखना, इसके अलावा कुछ मत ध्यान देना। तो हुन मुनैट कहाँ के हैं? कंबोडिया के, ठीक है? हाँ जी। तो कंबोडिया जाना है? तो आप बोलोगे हाँ, ठीक है? हाँ। तो कंबोडिया जाना है तो आपके मन से निकलेगा हाँ, तो कंबोडिया हम मन से जाएँगे, ऐसा करके। तो कंबोडिया हुन मुनैट, ठीक है? हाँ जी। आगे देखो। अगला क्वेश्चन आपका कि अभी हाल ही में आयोजित किए गए 31वें वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? अब यहाँ पे देखो कि जैसे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम होते हैं ना, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम होते हैं, इस बार हुआ था आपके लखनऊ में। तो यहाँ पे होता क्या है, हमारे भारत के जितने भी प्रसिद्ध विश्वविद्यालय हैं, आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है? ऐसे ही ये पूरे विश्व भर में, ठीक है? विश्व भर में, ये तो केवल भारत का था, तो विश्व भर की जितनी भी प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी हैं, उनका एक खेल होता है जिसे हम वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम कहते हैं, ठीक है? तो इस बार पूछ रहा है कि भारत को कौन सा स्थान मिला है, जिसमें भारत की यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट की थी। क्या होने वाला था? काउंटर? ठीक है, हाँ। तो ये भारत को हमारा चौथा स्थान मिला है, ठीक है? भारत हमारा चौथे नंबर पे है। इस पूरे टूर्नामेंट में भारत ने 11 गोल्ड मेडल जीते हैं, 5 सिल्वर मेडल जीते हैं और 10 आपके ब्रोंज मेडल जीते हैं। टोटल मेडल की संख्या भारत की कितनी थी? तो भारत का टोटल मेडल है 26, ठीक है? 26। और ये पूरा जो इवेंट है कहाँ पर हुआ था? तो चाइना के चेंगडू, ठीक है? चेंगडू, यहाँ पर आयोजित किया गया था। क्या सोच के नाम रख लेते होंगे, चेंगडू, ठीक है? चेंगडू। तो ये यहाँ पर आयोजित किया गया था, ठीक है? इसको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ये क्वेश्चन आप पूछे ना पूछें, क्योंकि काफ़ी पुराना अगस्त का क्वेश्चन अभी तक ये देखने नहीं मिला है, ठीक है? लेकिन यहाँ पर एक छोटी-सी चीज़ ध्यान रखना कि जैसे यूनिवर्सिटी की जो रैंकिंग आती है ना,
यूनिवर्सिटी की जो रैंकिंग आती है, यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत की टॉप अगर यूनिवर्सिटी की बात करें तो वो है DU, ये है दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी भारत में टॉप पे यूनिवर्सिटी चल रही है। एशिया क्षेत्र की अगर बात करें तो एशिया क्षेत्र में दिल्ली यूनिवर्सिटी का 30वां स्थान है, ठीक है, 30वां स्थान है। अगर विश्व स्तर पे बात करें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी आपके 230वें या 200वें नंबर पे है ना, यहाँ पे, इसको भी ध्यान रखिएगा। बाकी आपके IIT मद्रास, IIT खड़गपुर, IIT रुड़की, IIT बॉम्बे, ये सब कुछ आते हैं। हाँ, ठीक है, हाँ जी, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा 18वें क्वेश्चन पे बात करें, ये अच्छा क्वेश्चन है, पिछले वाले से ज्यादा बेहतर क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना। इसमें कि मालाबार अभ्यास का 27वां संस्करण, इसकी मेजबानी कहाँ पे की जाएगी? तो इस बार का जो मालाबार एक्सरसाइज है कहाँ पे हुआ है? तो आपके ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में, ठीक है, हाँ जी, ऑस्ट्रेलिया के जो मेलबर्न कोस्ट है ना, वहां पे हुआ है। यहाँ पे है क्या कि पहले ना ये जो मालाबार एक्सरसाइज था ये भारत और अमेरिका के बीच होता था, ठीक है, भारत और अमेरिका के बीच होता था। फिर उसके बाद इसमें जापान की एंट्री हुई, है ना, जापान की एंट्री हुई, और जापान के बाद इसमें शामिल हुआ है आपका ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। तो अब 4 देश, पहले 2 देशों के बीच में होता था। हमारा मालाबार एक कोस्ट है आपके, अगर आप साउथ इंडिया का पोर्शन देखेंगे तो यहाँ पे गुजरात और मुंबई के बीच में एक पड़ता है मालाबार कोस्ट, ठीक है, मालाबार कोस्ट। तो मालाबार कोस्ट में ही इसका आयोजन किया जाता था और इसी के नाम पर इस एक्सरसाइज का नाम भी रखा गया था मालाबार एक्सरसाइज, ठीक है। तो पहले 2 देश थे, अब इसमें कितने देश हैं? आपके 4 देश हैं, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, और सबसे लेटेस्ट जुड़ा है आपका ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, इसको ध्यान रखना। तो 2023 में इसका 27वां संस्करण था जो कि ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया है। ये रही बात, बाकी नहीं पूछेगा, ठीक है, बाकी नहीं पूछेगा। हाँ, शुरुआत कब हुई थी? तो 1992 में इसकी शुरुआत हुई थी, बट 1992 में अगर हुआ होता, अच्छा 1992 में भारत और अमेरिका के बीच हुआ था, उसके बाद फिर बाकी देश इसमें सम्मिलित हुए थे इसके साथ, ये सही है है ना। हाँ, और आज आपके करंट अफेयर में मैंने भारत और फ्रांस के बीच में बताया था। तो भारत और फ्रांस के बीच में वरुण होता है, आपका गरुण होता है, और आपका शक्ति मिलिट्री एक्सरसाइज, ठीक है, शक्ति, ये 3 मिलिट्री एक्सरसाइज भारत और फ्रांस के बीच में होते हैं। भारत और अमेरिका की अगर बात करें तो ये एक होता है आपका कोप इंडिया, ठीक है, कोप इंडिया, ये भारत और अमेरिका के बीच में होता है। एक होता है आपका युद्धाभ्यास, ठीक है, युद्धाभ्यास, ये भारत और अमेरिका के बीच में होता है, इसको ध्यान रखिएगा। और 2 और हैं, ठीक है, 2 और हैं, लेकिन ये दोनों ज्यादा फेमस हैं। जापान की बात करें, धर्म गार्जन, वीर गार्जन, जी-मैक्स, सैन्यू मैत्री, किसके बीच में होता है? जापान के बीच में, ठीक है, जापान के बीच में। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है आपका ऑस्ट्रा हिंद, ठीक है, ऑस्ट्रा हिंद, ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है, ठीक है। एक होता है आपका ऑसिंडेक्स, तो ऑसिंडेक्स भी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है, ठीक है, हाँ जी। तो ये ऑसिंडेक्स यहाँ पे लिखा हुआ है, और भारत और ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रा हिंद भी इन्हीं दोनों के बीच में होता है, ठीक है। सब याद रहता है यार, सब, ठीक है। आगे देखो, अगला क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत विश्व खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। क्या करोगे व्यक्तिगत जीत के, है ना। तो व्यक्तिगत विश्व खिताब जीतने वाली पहली भारतीय अदिति स्वामी, अरे वही तीरंदाजी की जो प्रतियोगिता नहीं थी, तो एक ही सीजन में 2 खिताब इन्होंने जीता था, वही क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो व्यक्तिगत क्षेत्र में 2 स्वर्ण पदक एक ही सीजन में जीतने वाली अदिति स्वामी है, ठीक है। आगे देखो, अगला क्वेश्चन है कि जिसे निम्नलिखित में से किसे मृत्यु के बाद अंगदान में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य पुरस्कार, अच्छा, ठीक है, मतलब एक ऐसा राज्य जिसने सबसे ज्यादा अंगदान किए हैं, है ना, हाँ जी, वो कौन सा है? अच्छी होती है लेकिन बहुत कुछ होता है उसमें, है ना, और सारा कुछ पढ़ना थोड़ा टफ हो जाता है। प्रतियोगिता दर्पण हर महीने की इतनी मोटी आती है ना, तो इतनी मोटी है, 1 महीने में कैसे पढ़ेंगे? या तो वही पढ़ सकता है स्टूडेंट जो तो मतलब नियम से पढ़े कि हर दिन 3 पन्ना, 4 पन्ना, 5 पन्ना पढ़ेंगे, तो 1 महीने की पूरी एक जो सीरीज होती है, 1 महीने में जाके वो एक किताब खत्म होती है, ऐसा हो जाता है। तो अगर आप सिर्फ करंट अफेयर पढ़ने बैठेंगे जिसमें 6 से 7 नंबर पूछ रहा है, तो दिक्कत वाली बात है ना, कि सारा टाइम उसी को दे दो, बड़ा टफ हो जाता है। इसलिए डेली करंट अफेयर पढ़ना चाहिए।
जब हम तैयारी करते थे, हम करंट अफ़ेयर पढ़ते ही नहीं थे। करंट अफ़ेयर पढ़ते ही नहीं थे। हमको पता होता था कि क्या कहते हैं करंट अफ़ेयर बाद में फिर 6 से 7 नंबर का पूछेगा। एक आध हम तुक्का मार देंगे, एक आध दो पढ़ लेंगे, बात खत्म। लेकिन ना मैंने आप लोगों के लिए यूट्यूब पे, ठीक है? यूट्यूब पे एक सेशन शुरू किया है 10 मिनट महा-रिवीजन, ठीक है? 10 मिनट महा-रिवीजन। तो 10 मिनट महा-रिवीजन का ऐसा कोई भव्य ग्रांटिंग मतलब कि ऐसी कोई सेरेमनी नहीं दिखाई हमने, ना ही इस पे कोई शॉट डाला है। बट 10 मिनट महा-रिवीजन अब आपको देखने मिलेगा। यहाँ पे हम डेली एक-एक टॉपिक कवर करेंगे। जिसमें आप यहाँ डिटेल पढ़ रहे हैं, वहाँ पे आपको प्रैक्टिस में हेल्प मिलेगी। पेपर के टाइम पे इसमें आप प्रैक्टिस करके तेज़ी से जा सकते हो, आपको हेल्प करेगा। ठीक है? हाँ। अंगदान क्या होता है? ओके, बताते हैं। तो अंगदान के मामले में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है आपके तमिलनाडु को, ठीक है? तमिलनाडु को। अंगदान होता है जैसे मेरी डेथ हो गई, हुई नहीं है मतलब मैं ज़िंदा खड़ी हूँ आप लोगों के सामने, डेथ-वेथ नहीं मानते हम। तो जैसे मान लो कि मैंने कहा है अपने मरने से पहले कि मेरी आँखें जिसको ज़रूरत हो दे देना। अब उसके लिए वो पैसे लेते हैं या फिर पैसे नहीं लेते हैं, ठीक है? दान में वैसे पैसे नहीं लिए जाते हैं। तो जैसे मैं किसी को ज़रूरत है मेरी आँखें दे देना, मेरे मरने के तुरंत बाद। उसके बाद मैंने कहा कि जिसको मेरे लीवर की ज़रूरत हो दे देना, है ना? जिसको मेरे हार्ट की ज़रूरत हो दे देना, जिसको मेरे किडनियों की ज़रूरत हो दे देना, मेरे मरने के बाद। इसके अलावा अगर मेरे स्किन उतारते बने, डॉक्टर के ऊपर रहता है कि वो फिर डॉक्टर और घरवालों के ऊपर होता है, नहीं तो स्किन भी दान किया जाता है। आपके स्किन बैंक भी ओपन हो चुके हैं, तो पूरे शरीर की चमड़ी उतार के आपके दान कर दिया जाता है, ठीक है? ये एक तरीके से होता है अंगदान का मतलब आप अपने जो ऑर्गन होते हैं ना, वो किसी भी ज़रूरतमंद को दे देना, आपके डेथ के बाद, ऐसा। हुँ, पुनीत राजकुमार, हाँ, ये मलयालम फ़िल्म के त नहीं, तेलुगु या कन्नड़ मूवी के एक ऐसे हीरो थे, जिनके खानदान में, है ना? जिनके खानदान में उनके दादा-परदादा, पिताजी ये सब आपके अंगदान करते हुए आए हैं, है ना? ऐसा। उन्हीं के नाम पे अभी तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने एक राजकुमार फाउंडेशन भी ओपन किया है, जहाँ पे जितने भी हार्ट के मरीज़ हैं, वो जाकर के अपना फ्री में इलाज करा सकते हैं, है ना? जिनको हार्ट की ज़रूरत है, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन का भी वहाँ पे जुगाड़ रखा गया है, ऐसा। हाँ जी, ऐसे ही आपके भारत में अगर नॉर्थ इंडिया की बात करें, उत्तर भारत की बात करें, तो उत्तर भारत का पहला जो बोन बैंक है, ठीक है? बोन बैंक है, कहाँ पे ओपन हुआ है? तो आपके दिल्ली में, ठीक है? आपके दिल्ली में। ऐसे आपका स्किन बैंक, ठीक है? स्किन बैंक कहाँ पे ओपन हुआ है? तो ये भी ओपन हुआ है आपके दिल्ली में, ये भी ध्यान रखना। ऐसे अगर साउथ इंडिया की बात करें, तो साउथ इंडिया में आपका तमिलनाडु, जहाँ पे चेन्नई वाला क्षेत्र है, वहाँ पे, महाराष्ट्र में भी स्थित है ना? तो यहाँ ये पढ़ते हैं। हुँ, आपको भी करना है। लता मंगेशकर जी ने अपना गला दान किया है, जिसको मेरा गला चाहिए, बोली लगेगी और दे दिया जाएगा। मतलब अब तो दे दिया गया है, पता नहीं किसको मिला है, लेकिन उन्होंने बोला था कि मेरा गला दे देना, ऐसा। टाइम वैसे सुबह की रहेगी, रिवीजन की टाइमिंग सुबह की रहेगी। मेरे करंट अफ़ेयर के जस्ट बाद मतलब 8 बजे करंट अफ़ेयर खत्म होता है, 7 से 8 क्लास होती है आपकी, तो 8 बजे के बाद 8:15 उसकी टाइमिंग रहेगी, है ना? 8:15 उसकी टाइमिंग रहेगी, है ना? ऐसे। किसका मैसेज इग्नोर कर रहे हैं हम? आपको भी देना है। इसके लिए कुछ नहीं करना होता। अ, वैसे अभी आज ही होने वाला था लेकिन मैं मेरी ना कल तबीयत ठीक नहीं लग रही थी तो मैंने पीपीटी प्रिपेयर ही नहीं की। तो जब पीपीटी नहीं है तो कैसे पढ़ाएँगे, है ना? हाँ, तो आपको भी अगर करना है तो कुछ नहीं लेकिन वो आपकी डेथ के बाद ही होता है। आप जीवित ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। तो उसके लिए फॉर्म होते हैं, जाकर के अपने आप को वहाँ रजिस्टर कराना पड़ता है और आपकी जैसे तबीयत खराब होती है, जिस टाइम आपको लग रहा होता है कि ऐसी कोई दिक्कत आने वाली है मेरे साथ, तो उस टाइम पे आप उनको इन्फॉर्म कर दीजिए, वो अपने आप बाकी चीज़ें हैंडल कर लेंगे, है ना? हाँ, दिमाग डोनेट दिमाग डोनेट अब राम जाने होता है कि नहीं होता है, लेकिन बाकी चीज़ें होती हैं, हाँ? आगे देखो। तो यहाँ पर तमिलनाडु ने सब अंगदान में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। यहाँ पे स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया,
दिल्ली में आयोजित 13वें भारतीय अंगदान दिवस समारोह में पार्टिसिपेट किए थे और जो इन्हें पुरस्कार दिया है। तमिलनाडु की अगर बात करें तो 1705 लोगों ने 6247 मानव जीवन बचाने के लिए अपने अंग दान किए थे। ठीक है, तो 1705 लोगों ने 6247 लोगों को अपना अंग दिया, जिसके कारण वो जीवित हैं, है ना, अच्छी कंडीशन में है। इसके अलावा 2008 के बाद 1705 लोगों ने अपने अंग दान किए, जिसमें 786 हृदय हैं, 801 फेफड़े हैं, 1565 यकृत है मतलब लीवर, उसके बाद 3046 किडनी है, 37 आपके अग्नाशय हैं, छोटी आंत, अन्य अंगों के भी यहाँ पे देखे गए हैं। ये सब मत देखो यार, आगे चलो। अगला क्वेश्चन आपका कि हाल ही में आयोजित किए गए जल जीवन सर्वेक्षण में पहला स्थान किसे मिला है? जल जीवन सर्वेक्षण का एक उद्देश्य है कि हर घर नल से जल पीने लायक पानी की सुविधा होनी चाहिए, है ना। इसमें जो श्रीनगर है वो बेहतरीन प्रदर्शन किया है। इससे पहले जल जीवन मिशन में सर्वश्रेष्ठ राज्य की अगर बात करें, ये तो शहर है ना, सर्वश्रेष्ठ राज्य की अगर बात करें तो वो गोवा है। यहाँ पे हर घर नल से जल की व्यवस्था पूरे राज्य में हो चुकी है। अगर जिला की बात करें, ठीक है, जिला की बात करें तो वो आपके मध्य प्रदेश का बुरहानपुर जिला है। ठीक है, बुरहानपुर जिला है। इससे पूरे भारत में सबसे पहले हर घर नल से जल की व्यवस्था उपलब्ध करवाई थी अपने जिले में। इसके बाद अगर श्रीनगर की बात करें तो ये आपका शहर है। ठीक है, हाँ जी, तो ये चीजें हैं, ध्यान रखने लायक हैं। हर घर नल से जल पीने लायक पानी की सेवा उपलब्ध करवाना ही जल जीवन सर्वेक्षण के अंतर्गत देखा जाता है। इसके अलावा यहाँ पे ये भी ध्यान रखा जाता है कि जो भी आपके बरसात का पानी आपके छत वगैरह में आता है ना, तो उसको टैप वाटर के थ्रू जमीन में पहुंचाना और जमीन में जो सोखता प्रणाली होती है ना, उसको विकसित करना, जिससे बरसात का पानी पूरे तरीके से धरती के अंदर चला जाए, है ना। इस चीज को किया गया है यहाँ पे। हाँ, रहता है उटपटांग नेम। अब हमारे जहाँ गांव है हमारा मध्य प्रदेश में, उसके आगे एक ठो कुआं है, कुआं नाम का गांव है, फिर झंझरी है, तवा है, कढ़ैया है, तब पता नहीं कैसे कैसे नाम रख देते हैं, खाना भी बना लेते कहीं पे। ठीक है, आगे देखो। तो श्रीनगर ने पूरे भारत में 114 हर घर जल प्रमाणित गांवों को पीछे छोड़ा है और पहला स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, आगे देखो। अगला क्वेश्चन है कि मो जंगल जामी योजना ये किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? चलनी। हाँ, चलनी भी है, चलनी भी है। हाँ, ठीक है, हाँ। तो मो जंगल जामी योजना की शुरुआत किसने की है? तो की है आपके उड़ीसा ने। ठीक है, उड़ीसा ने। यहाँ पे क्या है कि मुख्यमंत्री ने लोगों के लिए वन आधारित आजीविका में सहायता के लिए योजना की शुरुआत की है। यहाँ पे है क्या कि क्या कहते हैं, जो एक ऐसी योजना है जो कि उड़ीसा राज्य में ऐसे क्षेत्र जहाँ पे आदिवासी निवास करते हैं, वहाँ पे उनकी जो कनेक्टिविटी है शहरों से, वो बनाए रखना, जैसे रोडों की व्यवस्था करवाना, बिजली उपलब्ध करवाना, पीने लायक पानी की व्यवस्था करवाना, तो ये सारी व्यवस्थाएं इसमें शामिल की गई हैं। ठीक है, तो मो जंगल जामी योजना उड़ीसा सरकार की पहल है और कुछ नहीं, छोड़ देना। आगे देखो, इसमें कि भारत अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई एक्सपो और सम्मेलन 2023 किस शहर में आयोजित किया गया है? तो एमएसएमई का मतलब क्या होता है? एमएसएमई का मतलब है आपके माइक्रो स्मॉल, इसका मतलब है माइक्रो स्मॉल एंड, एक ही साथ लिखना सही रहेगा, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम, अच्छा मीडियम इंटरप्राइजेस जो भी है। ठीक है, हाँ, अच्छा इंटरप्राइजेस ऐसे होगा, है ना। ये तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, ये सूक्ष्म एवं लघु उद्योग, सूक्ष्म एवं लघु उद्योग। अब ये क्या होता है, जैसे घर में नहीं अगरबत्ती बनाई जाती है, बड़े स्तर पर अगरबत्ती बना करके सेल किया जाता है, धूप बत्ती बनाई जाती है, घर में बांस की टोकरी बनाई जाती है, घर में जो कढ़ाई बुनाई वाले काम होते हैं वो किए जाते हैं। तो घर में जितने भी घर में जो काम होते हैं ना, जैसे कि आपने देखा होगा लाख की जो चूड़ियां हैं पारंपरिक काम के तौर पर देखी जाती हैं, ये भी आपके लघु उद्योग के अंतर्गत गिनी जाती हैं। ठीक है, तो ये आपका एमएसएमई एक्सपो है जहां पर
जितने भी हमारे भारत के अलग-अलग क्षेत्र में जो छोटे-छोटे उत्पाद होते हैं, जो कि घर में बनाए जाते हैं, उनकी पूरी प्रदर्शनी लगाई गई थी, ठीक है? तो ये किस शहर में आयोजित हुआ? तो ये हुआ था आपके दिल्ली में, ठीक है? दिल्ली में। अभी G20 के टाइम पे जो बैठक हुई थी दिल्ली में, बड़ी बैठक हुई थी, जिसमें फिर हमने G21 अपने आप को बनाया। उसके बाद फिर हमने क्या कहते हैं अ, पूरा फाइनल जो हुआ था G20 का पूरा फाइनल इवेंट जो हुआ था, दिल्ली में हुआ था, ठीक है? तो उस टाइम पे हमने दुनिया भर हमारे भारत के हर एक क्षेत्र से ऐसे उत्पादों को बुला करके उनकी प्रदर्शनी लगवाई थी, है ना? ध्यान रखिएगा। आगे देखो। अगला क्वेश्चन आपका 24/7 बैंकिंग की सेवा प्रदान करने वाला भारत का पहला बैंक कौन-सा है? तो 24/7 ये न्यू स्मॉल फाइनेंस बैंक है, जिसे हम एयू कहते हैं, ठीक है? हाँ जी। अच्छा, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है। इसमें होगा क्या कि अगर आपको अकाउंट ओपन कराना है, अगर आपको मान लो कि कोई भी लोन वगैरह चाहिए, इमरजेंसी पैसे ट्रांसफ़र करवाने हैं, तो 24 घंटे ये आपको सेवाएँ देंगे कि आप 3 बजे रात में भी बोल सकते हैं कि भैया हमको ज़रूरत है 3 लाख रुपया इसको इसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना, तो ये हो जाएगा, ठीक है? अब तो ऑनलाइन की सुविधा है, फ़ोन से भी कर सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा अमाउंट आप ट्रांज़ैक्शन नहीं कर सकते फ़ोन से, ठीक है? तो ये सारी सेवाएँ यहाँ पे होगी। अकाउंट वगैरह भी ओपन करवा सकते हैं, ट्राई मत कर लेना, नहीं तो बताएँगे आपको। आगे चलो। अगला क्वेश्चन आपका कि पारंपरिक चिकित्सा पर पहले शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस स्थान पर की गई? तो ये सम्मेलन की मेजबानी हुई है आपके गांधीनगर गुजरात में और ये पारंपरिक चिकित्सा को संभालने वाला जो मंत्रालय है उसका नाम है आयुष मंत्रालय, ठीक है? आयुष मंत्रालय। ये हमारे भारत में 2015 से एक्टिव है और ये हमारे भारत में जो भी हमारी पुरानी चिकित्सा पद्धति है ना, उसको बढ़ावा दे रहा है। तो आयुर्वेद सिद्धा, यूनानी, होम्योपैथी ये सारे जो मेडिकल के फील्ड हैं, एक साथ आकर के इसके अंतर्गत काम करते हैं। तो उसी का पहला शिखर सम्मेलन था, कहाँ पे? गांधीनगर, गुजरात में, ठीक है? हाँ, अब क्या है कि जैसे कोविड आया हुआ था ना, तो कोविड पे सबसे ज़्यादा जो हमने जोर दिया है, वो स्वदेशी उत्पादों पे दिया है और स्वदेशी उत्पादों के साथ हमने जो घरेलू उपचार है, उनको भी बढ़ावा दिया है। क्योंकि जो मार्केट की दवाइयाँ बहुत ज़्यादा गलत इम्पैक्ट डाल रही हैं। इस टाइम पे आप सुन रहे होंगे कि जो एंटीबायोटिक दवाइयाँ होती हैं, उस पे रोक लगाई जा रही है। जो नहीं हम लोग को पीरियड्स वगैरह होते हैं तो मेप्टाल स्पास एक खा लेते हैं दवाइयाँ, उस पे रोक लगाई जा रही है क्योंकि उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी बॉडी पे हो रहा है। तो उस चीज़ को कम करने के लिए और अपनी पुरानी चिकित्सा पद्धति को अपनाने के लिए इसकी शुरुआत की गई है, ठीक है? सिंपल सा। राहुल को बोरिंग लग रहा है, तो क्या भैया नाच दें? ना हो पाएगा हमसे। ठीक है? हाँ। तो आपके 25 क्वेश्चन हैं। कैलाश यादव। चलो तो कैलाश से बात करते हैं। स्टैटिक पढ़ाई है? हाँ, अभी परसों ही आए हैं वहाँ से। हाँ, कैलाश बताओ। डॉक्टर कैलाश यादव, बढ़िया नाम रखे हैं यार। कैलाश जी बताइए। आनंद। प्रियंका। हाँ, प्रियंका बताओ। मैम नमस्ते। नमस्ते। मैम ये पूछा था आपकी आईडी नहीं मिल पा रही है मैम। पता नहीं यार क्यों नहीं मिल रही है, लेकिन सोनम सर्च करके देखो, सोनम रेशमी, रेशमी पूरा ना लिखो। मैम सोनम रेशमी सर्च कर रही हूँ, आ रहा है लेकिन मैसेज एक भी नहीं आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे ना पूरी आईडी है करंट अफेयर एंड स्टैटिक जीके बाई सोनम क्या है इसका नाम? सोनम मिश्रा, सोनम मैम, सॉरी। तो करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक जीके बाई सोनम मैम, ऐसे करके पूरी आईडी है। अच्छा अच्छा, सर्च करो, यही शायद आ जाए।
सर मैम कर लूंगी अच्छा इस ठीक समय तो। ठीक है ना, और कोई डाउट मैम। है? जी मैम, ये मैं पढ़ रही हूँ करंट अफेयर्स, लेकिन याद नहीं हो पा रही है। पता नहीं चल रहा मैं क्या पढ़ी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैम। यही बहुत दिक्कत है। इसके लिए ना वो थोड़ा सा प्रैक्टिस दूसरे करना को कोई पड़ेगा, दिक्कत रिवीजन नहीं। करना पड़ेगा। जी। हाँ, रिवीजन करोगे हो जाएगा। और चलिए। कई बार ना क्वेश्चन हमें सारे याद थोड़ा ना होते हैं। जब क्वेश्चन के फॉर्म में वो हमारे जी सामने होते हैं, प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, उस टाइम पे वो हमसे बन जाते हैं, ऐसा होता है। बस ये कि जो पढ़ा रहता है ना, जब आपने आज जो पढ़ा है, एक बार रिवाइज कर जी लेंगे तो हो जाएगा। जी जी हाँ, जी। चलिए ठीक है मैम, तो यही पूछना था। ओके। थैंक यू प्रियंका। थैंक थैंक यू मैम। उल्फत, उल्फत बताओ। अर्चना जी, लो आप बैठो, बैठो। अभी तो एनर्जी वो खत्म होती है 2 बजे, 2 से 3 की क्लास। अर्चना कुछ बोलना चाहोगे? रूबी, कहाँ गई रूबी? हाँ अर्चना बताओ। अर्चना नहीं बात करना चाहती। रिजवाना, लो चाय उल्फत हो गया। रूबी, आफरीन, अरे वो अपनी तरफ जब ओपन करेंगे ना माइक तब होगा। सुबह से क्लास रहती मेरी यार, तीसरी चौथी क्लास है। कोई नहीं बच्चों, चलो ठीक है, आप लोग बात ही नहीं कर रहे हो, क्या करें हम। चलो ठीक है, प्रियंका मैम की क्लास है, अब फिर एक दिन खाली बतियाएंगे अपन लोग बैठ के, ठीक है? 1 घंटा खाली बात करेंगे और कुछ नहीं करेंगे उस दिन, हम एकदम शांति से आएंगे, ऐसे बैठे रहेंगे, ठीक है? हाँ, चलो बाय।